हम वो पीढ़ी हैं जिसने राम मंदिर को बनते देखा या रुपए को गिरते देखा। हम वो पीढ़ी हैं जो 144 साल पर बनने वाले अद्भुत संयोग पर लगने वाले महाकुंभ के साक्षी हैं या फिर राजनीति के गिरते हुए स्तर को देख रही हैं। वाकई गर्व की बात है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप इन्हें सुनिए। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। तो 144 वर्षों में एक बार लगने वाले पूर्ण महाकुंभ को साक्षी करने वाले हैं। वाकई गर्व की बात है कि हमने राम मंदिर को बनते देखा, हमने 144 साल पर बने अद्भुत संयोग पर लगने वाले महाकुंभ को देखा, या फिर हमने गिरते हुए रुपए को देखा, टपकते हुए मंदिर की छत को देखा, हमने 100 साल के लिए बनने वाली सड़क और पुल को बनते बनते ढहते देखा, ट्रेन के सबसे ज्यादा हादसों को हमने देखा, हर टाइम ऑन मोड पर रहने वाले प्रधानमंत्री को बोलते देखा लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर सन्नाटा देखा। हाँ, हमने गिरता रुपया देखा, ढहती जीडीपी देखी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को देखा, भाषणों में अमृत काल वाला भारत देखा और हकीकत में विषकाल वाला भारत देखा। हाँ, हम वो पीढ़ी हैं जिसने ये सब कुछ देखा और हम वो पीढ़ी हैं जिसने विकास की बात करते करते गाय भैंस और मंगलसूत्र तक आकर गिरने वाली राजनीति के स्तर को देखा। वाकई हमारे लिए गर्व की बात है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने जो कहा वो सहशब्द बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया की स्थिति को देखते हुए सभी देशों को यह लगता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उनके हित में है। यानी कि पूरी दुनिया के देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, उसे दोस्त बनाना चाहते हैं। वही भारत जिसका रुपया वेंटिलेटर पर चला गया है, वही भारत जिसकी जीडीपी ऐसे है, वही भारत जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, और उसी भारत पर विदेश मंत्री बखान कर रहे हैं कि इस भारत से सभी लोग, पूरी दुनिया के लोग आकर मित्रता करना चाहते हैं। कहते हैं कि पुराना वाला भारत नहीं, अब नया भारत है। तो इस नए भारत में बदला क्या? पहले भी महंगाई की बात थी, पहले भी बेरोजगारी की बात थी, अभी भी वही है। पहले भी भुखमरी की बात होती थी, आज भी हम उस इंडेक्स में बहुत नीचे हैं। तो फिर बदला क्या इस भारत में? सिर्फ लफ्फेबाजी और सिर्फ भाषणबाजी। क्या इससे ज्यादा कुछ बदला हो तो कमेंट करके बताना। इसी के साथ जो है भारत का रुपया जो लगातार गिर रहा है उसको लेकर कुछ लोगों ने तर्क दिया है, और अगर आप भी इस पर बात करेंगे तो शायद आपको भी ऐसा तर्क देने वाले लोग मिल जाएं। तर्क यह दिया गया कि अगर रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो ऐसे में निर्यातकों यानी कि जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको फायदा मिलता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और यहां तक तर्क देते हैं कि चीन ने भी ऐसा ही किया। चीन ने भी अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले कमजोर किया, और उसके बाद वो कहते हैं कि कमजोर रुपया भारतीय सामानों को सस्ता बनाता है और जिससे निर्यात बढ़ता है। लेकिन इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो फायदा सीमित है, और इसके तमाम कारण है इसलिए कि भारत का आयात निर्यात से ज्यादा है, यानी कि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। ऐसे में रुपए पे दबाव आता है, बाजार अनिश्चितता है, बाजार के अंदर वैश्विक स्तर पर स्थिति निर्यातकों के लिए मुश्किल पैदा करती है। कमजोर रुपया निर्यात को बढ़ावा देता है, बाजार की स्थिति फायदे को सीमित करती है। कच्चे माल पर निर्भरता ज्यादा है और कच्चा माल हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। रुपया कमजोर है तो बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, और अगर वो सामान महंगा है तो हम सस्ता कैसे बनाकर बेच सकते हैं? तो फिर कैसे हमें फायदा होगा? तो रुपया कमजोर होगा और इससे फायदा मिलेगा, ये हास्यास्पद से ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना निर्यातकों के लिए वरदान है, ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। करीब जाने पर लाभ अपेक्षाकृत कम नजर आता है। अलग अलग कॉस्ट फैक्टर हैं जो इसके लाभ को सीमित करते हैं। रुपया गिरा यानी कि कच्चा माल, कल पुर्जे और अन्य आदान लागत बढ़ती है, यानी कि इंपोर्ट करने की जो लागत है वो ज्यादा हो जाती है, वो महंगा हो जाता है। डॉलर में मूल्यांकित होता है
तो आदान लागत और ज्यादा बढ़ जाती है, रुपया कमजोर हो जाता है और इससे प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खत्म हो जाता है, यानी कि जो लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। अब एक और इसमें, क्योंकि आपको ऐसी बात करने वाले लोग अक्सर मिल जाएंगे कि रुपया कमजोर मिलेगा तो अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा, यानी कि अगर हम किसी सामान को 87 रुपए में बेच रहे हैं तो विदेश वाले उसे $1 में खरीद लेंगे, अमेरिका उसे $1 में खरीद लेगा, हमारा सामान आसानी से बिकेगा। और अगर यही मान लीजिए कि $1 की कीमत रुपए के मुकाबले जो है $1 अगर 40 रुपए के आसपास हो जाता है तो उसे भारतीय सामान खरीदने में $2 लगेंगे और अभी वो $1 से काम चला सकता है, तो ऐसे में हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। लोग आपको ये तर्क दे सकते हैं, तो उनको कहिएगा कि जो कच्चा माल पर निर्भर हैं हम, उस कच्चे माल को लाने की लागत बढ़ेगी तो फिर वो $1 में नहीं बिकेगा, वो भी महंगा हो जाएगा। चीन को इसका फायदा सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, वो इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, और जो निर्यात प्रमुख देश होते हैं उसको ऐसा करने पर फायदा मिल सकता है, और चीन को इसीलिए फायदा मिला था क्योंकि चीन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है, तो उसने अपना सामान अपने घर के ही कच्चे माल से बनाया, सस्ते में बेच दिया, लोगों ने खरीद लिया। लेकिन अब दूसरी बात की, जो विदेश मंत्री कह रहे थे कि ये वो वाला भारत नहीं है, तो हां सच में ये वो वाला भारत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट रैंकिंग भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 2024 में 80 नंबर पर थी और अब 85 पर आ गई है, यानी कि 5 स्थान गिर गया है। भारत को जो पिछले साल तक, भारत के पासपोर्ट पर पिछले साल तक बिना वीजा के या फिर वीजा ऑन अराइवल के तहत 62 देशों में यात्रा आप कर सकते थे, लेकिन अब केवल 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने यह सूची जारी की है और वही इस सूची को जारी करता है। 199 देशों की पासपोर्ट की रैंकिंग वो देता है और जिसमें कुल 227 देशों को रखा गया। किन देशों में आप फ्री यात्रा कर सकते हैं उसी के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो हमारी यात्रा करने वाले देशों की संख्या भी घटी है जो हमारे पासपोर्ट पर बिना वीजा के यात्रा करा सकती हैं, और दूसरा हम 80 से 85 पर पहुंच गए हैं, 5 स्थान गिर गए हैं। दूसरा, महाकुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जो कुल बजट है सरकार ने जो दिया है इसको लेकर वो 7,500 करोड़ का है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि ये 12 पूर्ण कुंभ जो 144 साल पर संयोग बनता है वो इस बार हो रहा है और उसी की वजह से ये महाकुंभ अद्भुत है। साथ ही 4 लाख करोड़ का कारोबार होगा और जीडीपी को 1% की ग्रोथ मिलेगी। 25,000 करोड़ का राजस्व स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेगा और अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ का इजाफा उत्तर प्रदेश की होगा। और ऐसा होता है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। लेकिन इसी के बीच कुंभ से खबर यह भी आ रही है कि हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में 11 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आया है कुंभ के भीतर, और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 33,752 का इलाज महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में किया गया, ओपीडी में। आईसीयू में 1254 लोगों को भर्ती किया गया और जिनको अटैक आया उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। खैर, सरकार और सुविधाओं को बेहतर करे। वहीं एक वीडियो और वायरल हो रहा है, उसको भी सुन लीजिए। हम लोग दूर से आए हैं तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे न लगे हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। चाय हम लोग खरीद के पिए हैं, इसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान में नीचे आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए और ये शिकायतें हैं इनकी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि जहां 1 करोड़ लोग हर रोज पहुंच रहे हो तो अव्यवस्थाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना छोटी मोटी अव्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन अगर बड़ी हो तो सरकार ध्यान दे।
बाकी आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।